वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में तो शामिल ही हैं, साथ ही साथ पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाएं पूछे भी गए हैं। तो उन प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चंस पिछले 3 वर्षों में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन क्वेश्चंस के उत्तर को भी आपको एक प्रकार से बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही गहन विश्लेषण के साथ और सरल से सरल भाषा में आपके दिमाग तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट करें। चूँकि आज मेरी वॉइस भी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी भारी भारी सी आपको प्रतीत हो रही होगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी हमारी डाउन है। इस वजह से आपकी क्लास मतलब कि जो वॉइस है ये उतनी क्लियर नहीं जा पा रही होगी और उतनी एनर्जी भी हमारे अंदर इस समय नहीं बची हुई है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। बाकी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के अवधारणात्मक संरचना या अवधारणात्मक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। शिक्षा शास्त्र में बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन माइनर और मेजर में दोनों में शामिल है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव भी परीक्षा आपकी होती तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और लिखित वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये। इस वीडियो से सारे बच्चे लाभान्वित होंगे जिन्होंने शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट लिया हुआ है। पिछले 2-3 वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन से बेसिकली 3 वर्षों में नई शिक्षा नीति 2020 में जब लागू हुई, उसके बाद में 2022 में पहला पेपर हुआ, 2023 में फिर दूसरी बार हुआ, 2024 में फिर हुआ, अब की 2025 में एक प्रकार से पेपर आपका होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अब हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और ऐसे ही आप लोगों ने हिंदी का और अंग्रेजी का, संस्कृत का, ठीक है, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का और तमाम प्रकार के ऐसे सब्जेक्ट को आपने समझा जिसमें हमने ऐसे महासंग्राम रिवीजन क्लास और मॉडल पेपर के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को आपको बताने का प्रयास किया। शिक्षा शास्त्र के भी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा के साधन या अभिकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा शिक्षा के अभिकरण से आपका क्या अभिप्राय है। ये एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आपसे अति लघुत्तरीय में बेसिकली पूछे जाते हैं कि शिक्षा के अभिकरण यहाँ तक लिख करके भी छोड़ देता है, या शिक्षा के साधन या शिक्षा के अभिकरण, या इनसे आप क्या समझते हैं, शिक्षा के अभिकरण क्या है, इनसे आपका क्या तात्पर्य है। कोई भी प्रश्न पूछे आपको उत्तर यही लिखना है। 2022 में ये क्वेश्चंस कई विश्वविद्यालयों में पूछा गया और 2023 में भी ये प्रश्न विभिन्न विश्वविद्यालयों में आया हुआ है। ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए, शिक्षा के साधन या अभिकरण शब्द को एजेंसीज कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, एजेंसीज यानी शिक्षा देने वाली संस्थाओं को कहते हैं, या व्यवस्था विधायक निमित्त के अर्थ में प्रयोग किया जाता है एजेंसी शब्द का प्रयोग। यानी ऐसी संस्था होती है एजेंसी जो कि एक प्रकार से क्या करती है, जो सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, उसके एक प्रकार से नियम कायदों को मैनेज करती है, संचालित करती है, कौन सा नियम या किस नियम के तहत चीज़ें होंगी। तो शिक्षा के साधन में बेसिकली 2 आपको साधन दिखाई पड़ेंगे शिक्षा के अभिकरणों में। डॉक्टर सुबोध अदावल कहते हैं कि स्पष्ट करते हुए शिक्षा के अभिकरण को कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न में अनेक छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें शिक्षा के साधन कहते हैं। तो शिक्षा को ग्रहण करने में जिन उपकरणों का, जिन साधनों का, छोटे से छोटे साधनों का हम प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षित होते हैं या कोई बच्चा एक प्रकार से शिक्षित होता है, वह सब एक प्रकार से क्या है, वह सब महोदय क्या है, वह सब शिक्षा के उपकरण या शिक्षा के साधन के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा के साधन की बेसिकली बात किया तो शिक्षा के साधन में एक शिक्षा का औपचारिक साधन होता है, एक अनौपचारिक साधन होता है और एक नौपचारिक साधन होता है। यानी एक फॉर्मल एजुकेशन, एक इनफॉर्मल एजुकेशन और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, जो औपचारिक साधन है, अनौपचारिक क्या है, औपचारिक क्या है और नौपचारिक क्या है, तीनों को आगे चल करके हम समझेंगे। प्रश्न रखा इसीलिए मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी नहीं बताएंगे जो आपके समझ से बाहर हो।
प्रश्न है शिक्षा के साधन को परिभाषित कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो बी.डी. भाटिया ने बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी है शिक्षा के साधन की या शिक्षा के अभिकरणों की। देखिए, इस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए, सोसाइटी जो है वो शिक्षा से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो काम होते हैं उन काम को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का, यानी तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी संस्थाओं का क्या किया है, डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ये शिक्षा के साधन में जैसे विद्यालय हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हो गई या और तमाम प्रकार की चीज़ें हो गई। अब अगर यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आप शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा का औपचारिक साधन है। शिक्षा का अनौपचारिक साधन वह साधन होता है महोदय जिस साधन में क्या होता है, जैसे साधन जो एक प्रकार से बाउंडेशन में रह करके शिक्षा नहीं होती है, उसमें कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक जो कुछ भी सीखता है शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। जैसे हम बाजार गए, बाजार में एक प्रकार से किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसने कोई गलती करी रही होगी इसलिए एक्सीडेंट हुआ। हमने उस एक्सीडेंट से क्या सीखा कि जो फलाने व्यक्ति ने गलती किया जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हमको वो गलती नहीं करनी, हमको वहाँ से सीख मिली, तो वो भी एक शिक्षा है। ठीक है, यानी शिक्षा जन्म से लेकर के जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती उसी को जीवन प्रयत्न कहते हैं, तो तब तक चलती रहती है। यानी शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा के व्यापक अर्थ का एक प्रकार से विश्लेषण हो सकता है। क्लियर। शिक्षा का जो नौपचारिक साधन है, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, टीवी समाचार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, जब आप एक प्रकार से डिजिटल चीज़ों के माध्यम से, डिजिटल प्रणाली के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं आजकल, तो वो सब चीज़ें दूरदर्शन पर बैठ करके आप अपने घर पे दुनिया, देश दुनिया की खबरों को जानते हैं, देश दुनिया की जानकारी को जानते हैं, डिस्कवरी वगैरह देखते हैं। ये सब आपके शिक्षा के नौपचारिक साधन के अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरीके से ये सब शिक्षा के संस्थाएँ हैं जो कि ये विशिष्ट संस्थाएँ हैं जो कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए बनाई हैं। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है भैया, औपचारिक साधन या औपचारिक शिक्षा साधन का क्या अर्थ है अथवा औपचारिक शिक्षा क्या है। कोई प्रश्न पूछे आप आसानी से बता पाएंगे। 2022 में एक प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है और 2023 में भी विभिन्न विश्वविद्यालय में आया हुआ है। ध्यान रखेंगे, अब की बार भी संभावना है ये प्रश्न तय है आना। औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा के साधन, बात एक ही है दोनों का मतलब। ठीक है, औपचारिक शिक्षा को अंग्रेजी में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल माने होता है जैसे कि कोई ऑफिशियल चीज़ें हों। जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो 1 साल तक आप एक कक्षा में पढ़ते हैं और उसका एक अपना सिलेबस होता है, एक टीचर उसका फिक्स होता है कि ये सिलेबस ये टीचर इतने घंटे तक पढ़ाएगा और 1 साल के बाद में आपको उत्तीर्ण किया जाएगा, दूसरे कक्षा में आपको प्रवेश मिलेगा। ये एक प्रकार से शिक्षा के जो है औपचारिक साधन में शामिल होता है कि एक बच्चा एक विद्यालय में जाता है, सिलेबस फिक्स होता है, टीचर होते हैं पढ़ाने, एक निश्चित स्थान पर पढ़ाया जाता है। इस तरीके से निश्चित स्थान, निश्चित समय और एक समय अवधि में ही एक प्रकार से शिक्षा जब दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा के साधनों के द्वारा दी जाती है। ठीक है, औपचारिक या फॉर्मल, जैसे आप कहते हैं फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, तो फॉर्मल शर्ट कहाँ पहन करके जाते हैं आप? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के जाएंगे? नहीं जाएंगे पिकनिक मनाने, आप उसमें दूसरे टाइप की चीज़ों को पहन करके जाएंगे। आप फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के कहाँ जाएंगे? टाई लगा करके वहाँ पर जाएंगे। कहाँ पर भैया? या तो शादी ब्याह में जाएंगे या फिर आप कहाँ पर जाएंगे, या फिर आप एक प्रकार से उसको पहन करके ऑफिस वगैरह जाएंगे। ठीक है, और बाकी आम बोलचाल की भाषा में आप कार्गो का पहन लिए, जीन्स लपेट लिए, कुछ भी पहन के निकल गए, धोती कुर्ता पहन लिए। ठीक है, पंडिताई करना है तो धोती कुर्ता आपने पहना। तो ऐसे ही एक प्रकार से जो औपचारिक चीज़ें होती हैं वो फॉर्मल ड्रेस जो होता है वो एक प्रकार से एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित स्थान पर जाने के लिए होता है। और अनौपचारिक मतलब कि कुछ भी पहनो कहीं पर भी, जैसे घरे रहते हैं चाहे जो पहनो, जो मन मर्जी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब हम औपचारिक अगर पढ़ा रहे होते, हम किसी कॉलेज में जा कर के पढ़ा रहे होते, तो हम जो टी शर्ट ऐसे पहन के पढ़ा रहे हैं, ये टी शर्ट पहन के हम किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ा पाते नहीं। वहाँ के लिए हमको बढ़िया से एक शर्ट और एक बढ़िया फॉर्मल पैंट में और एक बढ़िया शूज़ होना चाहिए उसको, और शूज़ और जो बेल्ट होती है उसकी कलर एक जैसी होनी चाहिए।
ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जा करके जब आप मैचिंग पूरा मिलाएंगे उसके बाद में जाएंगे। अब हमने सर पर टोपी रख ली, क्या ये टोपी एक प्रकार से हम ऐसे किसी संस्था में पहन के जा सकते हैं? हालांकि जा सकते हैं, लेकिन अब वो अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अब अपना चैनल है, खुद का चैनल है, जैसे मन होता है वैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा मन हुआ तो हम रात में क्लास लेते हैं, नहीं दिन में क्लास लगा देते हैं, और आप लोग जैसा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि आज शिक्षा शास्त्र पढ़ाओ गुरुजी, काल इकोनॉमिक्स पढ़ाई दियो, तो काल इकोनॉमिक्स यो पढ़ाई दिहन। परसों कहो कि गुरुजी सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाए, बड़ा दिन होगा, तो सोशियोलॉजी परसों आई गए। तो ऐसे ऐसे हर एक सब्जेक्ट के वीडियो। आप कहो कि अंग्रेजू गुरुजी हम ना जान पाई थे, अंग्रेजू पढ़ाओ, तो हम कहा चलो भैया तोरे सबके खातिर अंग्रेजू पढ़ाब, दो तीन दिन हम समय दिन जे, काहे ना पढ़ाई, सब पढ़ाई, जौन आप कहबो तो पढ़ावा जे, मेहनत करिए पढ़ावा जे, ठीक है। और वही रात की मेहनत है, अंग्रेजी वाली मेहनत जो है, लगातार मैंने मेहनत कर अंग्रेजी को पढ़ा। चूँकि अंग्रेजी, पहली बात तो अंग्रेजी का कोई टीचर नहीं, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, ये सब तो मैं पढ़ा हूँ। एजुकेशन हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये सब मैं पढ़ा हूँ। हिंदी साहित्य, ये सब तो मैं पढ़ा हूँ ऑलरेडी, संस्कृत। लेकिन जब आप बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी, शुरुआत में पढ़ी, लेकिन अब वो इंग्लिश शुरुआत में मैं उच्चारण भी सही तरीके से नहीं कर पाता था। हालांकि इसको बताएंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो औपचारिक अभिकरण या संस्थाएं या औपचारिक अभिकरण उन संस्थाओं अथवा संगठनों को कहते हैं जो नियम के अनुसार संगठित होते हैं। एक नियम होता है, उसी के नियम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें संचालित होती हैं। अन्य शब्दों में कहें, प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में परिवर्तन का दायित्व ग्रहण करने वाले अभिकरण औपचारिक अभिकरण का एक सर्वप्रमुख उदाहरण होता है। मैंने बताया जैसे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, ये सब एक प्रकार से औपचारिक साधन है जो शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें एक निश्चित सिलेबस, एक टीचर, एक समय अवधि, एक स्थान फिक्स होता है, ठीक है, और एक समय के लिए शिक्षा दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, आप जब मन हो तब जानकारी ले, जब कोई मतलब कि जब खाली हो तब पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई एज का बाउंडेशन नहीं। अगला क्वेश्चन से, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है जी? निरौपचारिक शिक्षा, इस शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा से में छात्रों की आवश्यकता अथवा परिस्थिति के अनुरूप ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें शिक्षा संबंधी सभी औपचारिकताओं व सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये होती है निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। ये गैर औपचारिक होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? निरौपचारिक शिक्षा क्या है, इसको और अच्छे तरीके से डिसाइड करने के लिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, ये क्या है? देखिए, इस शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों की आवश्यकता अथवा परिस्थिति के अनुरूप ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें शिक्षा संबंधी सभी औपचारिकताओं व सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कुंडू महोदय ने कहा कि निरौपचारिक शिक्षा नियोजित होती है परंतु पूर्णतः विद्यालयी नहीं होती है। यह शिक्षा विद्यालय के बाहर योजनाबद्ध किंतु औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती है, ठीक है। कोई योजना, कोई प्लान नहीं होता है, विद्यालय से बाहर होता है, कोई विद्यालय नहीं होता है इसके लिए, तो जैसे मन होता है वैसे शिक्षा दी जाती है। बेसिकली शिक्षा के निरौपचारिक या अनौपचारिक साधन में आपका टीवी, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये अनौपचारिक साधन है, ठीक है। ऐसे अनौपचारिक साधन जो होता है, अनौपचारिक साधन जो होता है उसमें कोई विद्यालय नहीं, कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई समय की बाउंडेशन नहीं, तो वही सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अपनी भाषा में समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि नौपचारिक, औपचारिक और ये क्या है। वैसे नौपचारिक और अनौपचारिक को एक जैसे बता देते हैं, और कुछ नौपचारिक शिक्षा में कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं, कुछ अनौपचारिकताएं भी होती हैं, यानी फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी दोनों होती है, ठीक है, वो नौपचारिक बनता है। बाकी अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय में नहीं दी जाती है, आप कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं, किसी भी समय सीखते हैं, किसी भी व्यक्ति से सीखते हैं, ठीक है। इसमें कोई एज ग्रुप या कोई बाउंडेशन नहीं होता, जबकि औपचारिक शिक्षा में एक फिक्स होता है दायरा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोर्स लेना है तो 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप कोर्स ले सकते हैं। कोर्स में क्या होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड किया जाएगा जब, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखें, सबसे पहली बात, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे, इसी में आपका सारा कोर्स मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर ही। जो भी आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक जो क्लासेस हो गई गुरुजी वो क्लासेस कैसे मिलेंगी, वो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट आपके पास सेंड कर दी जाएगी, जिसमें कुछ क्लासेस आपकी जो प्राइवेट हैं वो प्राइवेट वीडियोज़ भी आपको कुछ मिलेंगी, और बाकी कुछ वीडियोज़ पब्लिक हैं जो वो भी आपको मिलेंगी। इसके साथ ही साथ
जो बच्चे एक प्रकार से मतलब बहुत सारे बच्चे लगातार पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रकार से इसी 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ किसी एक सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी। जैसे आपका एजुकेशन एक सब्जेक्ट हो गया, एजुकेशन के अलावा आपके 2 सब्जेक्ट और आपके मेजर में होंगे, ठीक है। तो वो 2 मेजर सब्जेक्ट आपके उनकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी उसी में। इसके अलावा आपका जो एक प्लस में आपका अनिवार्य पेपर वाला होता है जिसको आप को करिकुलर कहते हैं। को करिकुलर में जैसे आपका क्या है इस समय शामिल फर्स्ट सेमेस्टर में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, खाद्य पोषण और स्वच्छता, तो इसको भी तैयारी उसी में करवा दी जाएगी। अब इसका पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ विश्वविद्यालय में माइनर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव तैयारी यानी कि उसकी पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये बहुत ही एक प्रकार से कम पैसे में, कम रुपए में आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी गई है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा कि आप तमाम प्रकार के पीडीएफ नोट्स, अच्छा पीडीएफ नोट्स में आपके मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपको मतलब चैप्टर वाइज क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मतलब मिलती रहेगी और इसके साथ ही साथ मॉडल पेपर के साथ ही साथ आपको एक प्रकार से मैराथन क्लास की जो वीडियो आएगी वो भी मिलेगी, उसकी पीडीएफ मिलेगी। और महासंग्राम ये जो चल रहा है इसकी क्लास होगी। महासंग्राम एक आध 2 वीडियो अभी और आएगी, उन सभी की पीडीएफ नोट्स अगर आपको ले लेंगे तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा द्वारा बताए गए चैप्टर्स को नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडल पेपर, मैराथन क्लास और महासंग्राम रिवीजन क्लास, इन तीनों क्लास को अगर आपने देख लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप किताब खरीदे हैं चाहे नहीं खरीदे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको मैं एक प्रकार से क्लियरिफिकेशन भी करता हूँ, चीज़ों को समझाता भी हूँ। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस नंबर पर तुरंत एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर, आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर मिलेगी। तो मात्र 100 रुपये में अगर इतनी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को चाहिए कि भारी से भारी संख्या में आप कोर्स लें। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भारी संख्या में आप कोर्स लेंगे उतनी ही एक प्रकार से बारीकी के साथ और उतनी ही एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप प्लीज़, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं तो आप पीछे ना हटें। आप ये ना सोचें कि गुरुजी से हम यूट्यूब पर तो पढ़ ही रहे हैं, यूट्यूब पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आपका एक परम कर्तव्य बनता है कि यूट्यूब पर पढ़ने के साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे और आपका ही बेनिफिट्स होगा इसमें। 100 रुपये में आपको पूरा सेमेस्टर अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप सोचो एक प्रकार से मैंने कितनी व्यवस्था करी होगी या कितनी मेहनत करी होगी आपके लिए, ये आप नहीं सोच रहे। आप एक बुक खरीदोगे तो लगभग 300-400 रुपये की या 200 रुपये की से नीचे कोई बुक नहीं आती है। सीरीज भी लोगे आप, नोट्स लोगे तो लगभग आपकी 60-70 रुपये या 100 रुपये के आसपास की आती है, ठीक है। तो आपको एक सब्जेक्ट की मिलेगी वो, ठीक है। अब इसमें आपको 5 सब्जेक्ट की लगभग, तो आप जोड़ लीजिए तो 6×5 = 30 या 400-500 रुपये की आपकी सीरीज आ जाएगी अकेले, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की। तो ऐसे में अगर आप 100 रुपये खर्च करके कोर्स ले लेंगे तो आप एक प्रकार से बहुत ही बेनिफिट्स आपका होगा और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं दूंगा, आपको खुद पता। तो आप ये ना सोचो कि हम बीए कर रहे हैं ऐसे ही पास हो जाएंगे, आगे चल करके आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी पड़ेगी, हो सकता है किसी नौकरी की तैयारी करें तो इसमें तमाम प्रकार के जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब सोशल जो एसएससी वगैरह में, बैंक में, रेलवे में, इन सब में आते हैं, इन सबसे हाई लेवल का बीए में होता है। तो अगर आप पढ़ेंगे, कोर्स लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। मात्र 100 रुपये आपको खर्च करने की बात है, आप पीछे मत हटे। अगर आप नहीं चलाते हैं कोई गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं, देखिए आप एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दुकान से जाकर करवा सकते हैं या फिर अपने जो है आरी पड़ोस में हित मित्र दोस्त यार कोई हो उनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो मात्र 100 रुपये में ही आपको सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। अब इसमें ज़्यादा आप क्वेश्चंस ये ना पूछें कि गुरुजी, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं, गुरुजी जो है इसी 100 रुपये में पूरा बीए ख़त्म कर देंगे क्या। अब 100 रुपये में आप सोचो कि पूरा बीए का कैसे कोई पढ़ा सकता है। एक सेमेस्टर के लिए मैंने लॉन्च किया कि एक सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा, फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके लिए अलग से व्यवस्था करी जाएगी, उसकी भी मिनिमम फीस रखी जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए व्यवस्था करी गई, तो आप फटाफट से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके। तो इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर हैं उनके भी पेपर जो आपको होंगे पिछले वर्ष के, वो पेपर भी आपको एक प्रकार से मैं सेंड करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत की नहीं होगी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में ज्ञान का आशय। प्राचीन भारत में ज्ञान का क्या मतलब है। देखिए, प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थीं।
पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। पुराणों में आप देखेंगे, ब्रह्म पुराण में आप देखेंगे एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में आप तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, उज्जैनी, काशी, ये सब विश्वविद्यालय ऐसे रहे जो विश्व में प्रसिद्ध रहे। विश्व के छात्र छात्राएं इन विश्वविद्यालयों में भारत में पढ़ने आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और ऐसे तमाम और विश्वविद्यालय थे जो भारत में एक प्रकार से शिक्षा दे रहे थे, अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। यहाँ पर एक प्रकार से केवल माध्यमिक शिक्षा नहीं बल्कि उच्च स्तरीय शिक्षा, उच्चतम शिक्षा दी जाती थी और बहुत ही बारीकी के साथ जो है विदेशी बच्चे आकर के पढ़ते थे। आवासीय विश्वविद्यालय भी थे, लाइब्रेरी हुआ करती थी, क्लासरूम भी अच्छे खासे थे, अच्छे ठीक है, बड़ी व्यवस्था थी। प्रसिद्ध शिक्षा और शोध के प्रमुख केंद्र भी थे, यानी कि पीएचडी वाले बच्चों के लिए भी व्यवस्था थी। यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आया करते थे। तो प्राचीन भारत में ज्ञान का यह मतलब है, ठीक है, लिख दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, परा अथवा आध्यात्मिक विद्या क्या है? परा विद्या और अपरा विद्या दो प्रकार की विद्या होती हैं। देखिए, इस भाग में परा विद्या में एक होती है परा विद्या जिसको आप आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, एक होती है अपरा विद्या, ठीक है। अपरा विद्या को लौकिक विद्या कहते हैं, समझते हैं दोनों को। तो विद्या दो प्रकार की होती है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या, या एक आध्यात्मिक विद्या या एक लौकिक विद्या, ठीक है। तो परा विद्या में चारों वेदों का अध्ययन करना आवश्यक था। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कई विश्वविद्यालयों में। अब उसको मैंने लिख नहीं रखा किस किस में पूछा गया है, बाकी पूछा गया इसी वजह से मैंने रखा है, ठीक है। तो इस भाग में चारों वेदों का अध्ययन करना आवश्यक था आध्यात्मिक विद्या में। चार वेद में कौन कौन से? पहला सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है, जिसमें ऋचाएँ हैं, जिसमें जो है एक प्रकार से आवाहन के मंत्र वगैरह हैं। यजुर्वेद एक प्रकार से दूसरा, जिसमें आपको एक प्रकार से जो घर वगैरह कैसे चलाना है, वास्तुशास्त्र और इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी, नक्षत्र वगैरह के बारे में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है सामवेद। सामवेद मतलब कि इसमें संगीत शास्त्र एक प्रकार से है, संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है सामवेद को, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक है सामवेद। सामवेद में तमाम प्रकार की एक प्रकार से संगीत से रिलेटेड अवधारणाएं हैं। इसके अलावा अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में आया और यह वेद एक प्रकार से चिकित्सा, जादू, टोना, टटका, तंत्र मंत्र ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसमें इसके बाद में चारों वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग आए। वेदांगों में 6 वेदांग आए, जिसमें शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ठीक है, ज्योतिष ये सब शामिल हैं, ठीक है, व्याकरण। इसके अलावा उपनिषद आए, पुराण तमाम प्रकार के 18 पुराणों की रचना हुई। दर्शन एक प्रकार से तमाम आए, ठीक है, दर्शन विचार आए तमाम, जैसे षड दर्शन आया। षड दर्शन मतलब कि 6 दर्शन, भारतीय दर्शन जो फेमस हैं, 6 दर्शनों की एक प्रकार से व्यवस्था है। ये सब एक प्रकार से आपको आध्यात्मिक विद्या या परा विद्या में एक प्रकार से मतलब वेद, ठीक है, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र ये सब एक प्रकार से शामिल होते हैं। जबकि जो अपरा विद्या होती है, तो परा विद्या और अपरा विद्या दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, चूँकि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आया है। अपरा विद्या क्या है भैया? अपरा विद्या या लौकिक विद्या ये सब अपने आप में एक टॉपिक हैं, ठीक है। अब इन टॉपिक को आप ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपको एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं। आपको पता भी चल रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश था। अपरा विद्या में क्या था? जैसे इतिहास, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। औषधि शास्त्र, औषधि मतलब कि एक प्रकार से चिकित्सा के बारे में जानकारी, ठीक है। अंक शास्त्र जैसे जिसको आप बोलते हैं अंक गणित, ठीक है। ज्योतिष विद्या, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, ठीक है, जियोग्राफी, तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, धनुर्विद्या, सर्व विद्या, ठीक है। शल्य विद्या, शल्य माने एक प्रकार से जो शल्य चिकित्सा होती नहीं है, जैसे कि जो है ऑपरेशन करने की व्यवस्था, ठीक है। कल्प विद्या, ये सब एक प्रकार से आप देखेंगे ये अपरा विद्या है। लौकिक विद्या, लौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या, ये लौकिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या जो है धर्म से रिलेटेड हुआ करती थी, जो परा विद्या है। अपरा विद्या जो हम लोग आम जीवन में एक प्रकार से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़ते हैं, ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से परा विद्या और अपरा विद्या में अंतर भी समझ में आ गया और दोनों के बारे में क्या क्या चीज़ें शामिल है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन मतलब एक प्रकार से क्या होता है? उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
वैदिक काल में बालक के विद्या आरंभ या विद्याध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, यानी लीडिंग नियर, किसके नियर ले जाना, गुरु के पास ले जाना। उपनयन मतलब होता है गुरु के पास ले जाना, किसके लिए, शिक्षा के लिए गुरु के पास छात्रों को ले जाना ही उपनयन होता है। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और ब्रह्मचारी कहलाता था। आश्रम 4 प्रकार के हुआ करते थे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 वर्ष का होता था। इसी 25 साल में बच्चा एक प्रकार से क्या करता था, अध्ययन अध्यापन करता था। बेसिकली जब 8 साल का ब्राह्मण का बच्चा होता था उसकी यज्ञोपवीत होती थी। यज्ञोपवीत एक प्रकार से जब वो पहनता था तभी एक प्रकार से पवित्र माना जाता था। वेद वगैरह पढ़ने का अधिकारी तभी हुआ करता था। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे उनको वेद छूने तक का अधिकार नहीं था। हालांकि चाहे ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे वैश्य का, चाहे शूद्र का, अगर यज्ञोपवीत नहीं धारण करा है तो उसको नहीं एक प्रकार से वेद वगैरह या धर्म ग्रंथ नहीं छूने दिए जाते थे। क्योंकि यज्ञोपवीत के बारे में कहा गया कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है ये व्यक्ति को एक प्रकार से पवित्र बनाता है। इस वजह से आप देखते हैं जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है वो वेद और तमाम प्रकार के धार्मिक ग्रंथों को और एक प्रकार से छूने का, पढ़ने का अधिकारी माना जाता है। अन्यथा जो व्यक्ति नहीं धारण करता है, चाहे वो ब्राह्मण का ही बच्चा क्यों ना हो, उसको वेद वगैरह स्पर्श करने तक के अधिकार पहले नहीं दिए जाते थे। आजकल तो भाई सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता था व्यक्ति। 8 वर्ष पर ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत हो जाता था, 10 साल पर क्षत्रिय के और 12 साल पर वैश्य के बच्चे का। शूद्र के बच्चों का भी एक प्रकार से यज्ञोपवीत कभी कभी मिलता है, बाकी शूद्र लोग ज़्यादा यज्ञोपवीत करवाते नहीं थे, इस वजह से उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था। तो एक प्रकार से बिना यज्ञोपवीत के व्यक्ति नहीं पढ़ते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था 25 साल तक। फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम 25 साल के बाद ब्याह होता था, शादी होती थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मिलता था। लोग उसी बैठ के अपनी मेहरारू को घुमाते थे, बाजार ले जा करते थे अपनी औरत को, अपनी स्त्री को, ठीक है, और पीछे से बोलते थे वो स्त्री कल आना, ठीक है, मूवी आई है स्त्री वाली। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम में आपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखा है उसी का प्रयोग करके आप जो है अपना रुपया पैसा कमाओ और गृहस्थी खेओ, ठीक है, अपने और अपने आश्रितों की पेट पालन करो। उसके बाद में फिर आ जाता था आपका गृहस्थी के बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम, यानी जंगल की ओर आप जाओ, लोगों को ज्ञान बांटो। आपने जो अनुभव किया गृहस्थी का और आपने जो एक प्रकार से जो है सीखा, उन चीज़ों को आप सिखाओ, दूसरों को बताओ, अपने अनुभव और अपने ज्ञान को बांटो दुनिया में। फिर उसके बाद में जब 75 वर्ष की उम्र हो जाती थी तब व्यक्ति संन्यास आश्रम धारण कर लेता था। इस तरीके से 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये एक प्रकार से चारों आश्रम 100 साल की समय सीमा को एक प्रकार से ध्यान में रख करके 25-25 साल के कैटेगराइज करे गए थे, ठीक है। तो विद्या अध्ययन के लिए जब व्यक्ति अपने टीचर के पास गुरुकुल में जाते थे तो वही संस्कार उपनयन संस्कार कहलाता था और उसी समय यज्ञोपवीत भी बच्चों का करवा दिया जाता था। आगे देखेंगे गुरु की अवधारणा क्या है। प्राचीन समय के समाज में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था। तो गुरु की अवधारणा, गुरु का 2022 में प्रश्न पूछा गया। अपरिपक्व बच्चों का भार अपने ऊपर लेकर के वह अपने योग्य और उपयोगी नागरिक बनाता था। कौन? गुरु बनाता था। चूँकि बचपन में ही जो है 8 या 10 साल या 5 साल की उम्र पर ही बच्चे चले जाते थे गुरुकुल पर, और गुरुकुल में जाकर के बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल में बच्चे केवल पढ़ते नहीं थे, गुरुकुल में बच्चे काम भी करते थे, खेती भी करते थे और एक प्रकार से भिक्षा भी मांगने जाते थे, लोगों के दरवाजे पर जाते थे, ठीक है, भिक्षा मांगते थे और उसी भिक्षा से आते थे। कुछ लोग खाना भी बनाते थे, सब लोग खाते थे फिर पढ़ते थे। इस तरीके से पूरी व्यवस्था बच्चे भी किया करते थे। गुरु विद्यार्थी के अज्ञान के अंधकार को दूर और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता था। गुरु एक मनीषी का कथन है, मनीषी माने विद्वान, कि ज्ञान रूपी दीपक एक प्रकार के आवरण से आच्छन्न रहता है। गुरु इस आवरण को हटा देता है और प्रकाश की किरणें फूट निकलती हैं एक शिष्य में। यानी एक प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव होता है। तो गुरु एक प्रकार से एक मार्गदर्शक होता है। हम आपको बता देंगे कि गुरुदेव भैया ये क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षा में आएगा, हम तो अपना जान ही रहे हैं उसको, हम आपको बता भी रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप मौज मस्ती कर रहे हो, ग्रुप में चैटबाजी कर रहे हो, कमेंट में आकर के कि आप पढ़ रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। आप खुद ही पछताओगे। मुझे उसमें एक प्रकार
से कोई मेरा जो है घाटा नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे कि हम बतिया रहे हैं तो उससे एक प्रकार से गुरुजी डिस्टर्ब होते, डिस्टर्ब नहीं, मैं इतना डिस्टर्ब होता हूँ कि सामने हो तो पटक पटक के मारूँ मैं। ग्रुप में जो आप बात कर रहे हो सामने हो इतना लतियाऊँ मैं, लेकिन सामने हो नहीं, इस वजह से एक प्रकार से ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी ऐसे ऐसे कुछ बच्चे आ जाते हैं कमेंट में, मतलब इसमें कि दिन भर एक प्रकार से डिजिटल प्रेम में फंसे हुए हैं। क्या खाना खायू कि नहीं खायू? अरे वो खनवा वह खाइन उनके पेटे में, तू काहे परेशान हो भैया, खनवा खाइन कि नहीं खाइन? और बाहर से कमेंट आए, नहीं खाए हैं खाना, झूठे कह दें खाना नहीं तो कि 10 रोटी लद के बैठी हैं, तब वो मन से निकल, अरे अभी अभी नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? थोड़ी तबीयत नहीं खराब थी, पेट में दर्द था। ठीक है, व्हाट्सएप पे एसएमएस करो। अरे प्रभु छोड़ो ये सब राजनीति, अभी पढ़ लिख लियो, जाके फिर रात में बतुआ लिहो, अगर अकेले में बतुआ कितना मन कहे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ आए के कमेंट बाजी ना करो, नहीं यक्के दिन उठब, यक्के दिन जो है मूड सनका, वही दिन जाए कमेंटवा में यहाँ से झरझराहट एक तरफे से जितना जने हो ब्लाक हो, वही दिन बैठब खाली ब्लाक ही करब तुम्हें सबका। जितना जने बतुआत हो 4-5 आईडी सबका चिन्हित है, हम एक नाव दिमाग में घूमत है, जितना जने बतुआत हो। तो अगर बतुआबो तो अतना ब्लाक कह दियब हम, और 4 मनई लगा के बैठा देब। 2-3 भाई हमारे हैं, 4 भाई बाटें, 2 भाई बैठा देब खाली कमेंट में ये ब्लॉक करे तुम्हें सबका। तो अगर सुधरेगा तो सुधर जाओ, और ना सुधरबो तो कई उपाय है मेरे लिए। सोचित है कि भाई सुधर जाबो, लड़का हो, समझदार हो, अभी उम्र ही तहार यह कुल करे के, लेकिन अब वो उम्र अभी यहाँ जाया ना करो, पढ़ लिख लियो करो, लेकिन अब सामने ना करो ना। जैसे करो आप जाए यार बाहर अपने आरी पड़ोस में देख लियो, जो करे खो तो करो। अब यहाँ एक डिजिटल प्रेम करते हुए लंदन बैठी ही, अब वो गाना सुन लो, मतलब लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, एकदम मात ही गयो वही माँ। तो ऐसा मत करिए, ठीक है, सब्र का बात मत तोड़िए। आगे देखते हैं। गुस्सा मत होइएगा अगर किसी मतलब कि मैं उन्हीं बच्चों को बोला हूं जो बच्चे एक प्रकार से आकर के यहाँ पर बेमतलब के, बिना मतलब के तर्कबाजी करते हैं, और वहाँ पर ग्रुप में डिस्कशन करो, आप प्रश्न पूछो एक दूसरे से। अब ऐसे प्रश्न ना पूछो जो आपके एक प्रकार से कोई काम के ना हो, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा अगर किसी महान भाव को कष्ट हुआ हो मेरी बातों से, तो मैं प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को डांटा हूँ जो बच्चे एक प्रकार से बेमतलब के यहाँ पर आकर के कमेंटबाजी करते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली को लेकर के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, अब की बार परीक्षा में पूछा जाने की संभावना है। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल में 24 वर्ष की आयु तक छात्र गुरुगृह में गुरु के साथ रहते थे, और गुरुकुल में आप देखते भगवान राम, और महाभारत में आप देखेंगे कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब, और दुर्योधन वगैरह सब एक प्रकार से लगभग 105 लोगों को एक प्रकार से पढ़ाया था द्रोणाचार्य ने। 100 दुर्योधन के भाई और 5 ये, ठीक है, 105 लोगों को पढ़ाया था। तो उनमें से अर्जुन के सबसे प्रिय शिष्य थे, अश्वत्थामा भी उसी में था, जो उन्हीं का पुत्र था गुरु जी का, द्रोणाचार्य का, ठीक है। ऐसे राम जी, तो राम जी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल मतलब एक प्रकार से बहुत ही कम समय में सारी विद्याओं को एक प्रकार से भगवान राम ने ग्रहण कर लिया, ठीक है। और गुरुकुल नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान पर, नदी किनारे अथवा पहाड़ पर सुंदर प्राकृतिक स्थान पर बनाया जाता था, ताकि एक प्रकार से बच्चे प्रकृति का आनंद लेते हुए और पढ़ सके, ठीक है। और इस जो चकाचौंध भरी दुनिया है, भौतिकवादी समाज है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो लफड़ा आज है, ये पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। छात्र अपने गुरु के पास उसके परिवार के सदस्य के रूप में रह करके ज्ञान अर्जन करते थे। बच्चे चले जाते थे, छोटे छोटे थे, उनको उनके माताजी बाप से नहीं मिलने देता था, गुरुकुल में जा करके अपने लास्ट में अपने घर पर भिक्षा मांगने जाते थे, इस तरीके से होता था। और उससे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु के आदर्श जीवन का प्रभाव विद्यार्थियों पर अवश्य पड़ता था, यानी गुरु जैसा आचरण करते थे वैसा विद्यार्थी भी गुरु के जैसा बनने का प्रयास किया करते थे। इसीलिए गुरुकुल के जो गुरु थे वो एक प्रकार से उच्च कोटि की विशेषताओं को धारण करने वाले थे। अब देखिए, अब गुरुकुल के गुरु ना हम हो पाएंगे, ना आप गुरुकुल के चेले बन पाओगे, ठीक है। तो ऐसे में एक प्रकार से अब ना हमसे आप ये उम्मीद करेंगे कि हम गुरुकुल के गुरु हैं, और ना हम आपसे उम्मीद करें कि आप जो है वो गुरुकुल वाले शिष्य हैं। लेकिन अभी भी कुछ मर्यादित एक प्रकार से हम हैं, तो आप भी मर्यादा में रहेंगे तो उतना ही बेटर रहेगा हम और आप दोनों के लिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन से, विद्या क्या है अथवा विद्या से आपका क्या अभिप्राय है। अभिप्राय माने क्या मतलब है, क्या समझते हो
आपका अभिप्राय पूछा गया है, किताबी अभिप्राय नहीं पूछा गया है। इसीलिए मैं जब भी आपको बीए में या आपके जो सीनियर्स वगैरह पढ़ करके गए उनको मैं समझाता रहा हूं कि जब भी मैं पिछले 7 वर्षों से आपको टीचिंग कर रहा हूं बीए के क्षेत्र में, देखें जब भी एक प्रकार से आप बीए की कॉपी लिख रहे हो तो आप ये ना देखें कि बगल में पर्ची लिख रहा, बच्चा लिख रहा है तो पर्ची से हम भी लिख लें। आपको जो मैंने पढ़ाया दिमाग में चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप अपनी भाषा में उसको लिखेंगे, आपको नंबर उससे ज़्यादा मिलेगा। मेरी कई प्रोफेसर से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को जो सीरीज वगैरह आती है उसमें जो डाटा लिखे रहते हैं वो प्रोफेसर्स लोग ही देते हैं, ठीक है। तो जटिल शब्दावली होती है, एक बच्चा जो बीए में पढ़ता है इतनी जटिल शब्दावलियों को, सारी बातों को याद करके नहीं लिख सकता। प्रोफेसर को ये बात भली भांति पता होती है, इस वजह से वो नंबर, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको 5 ही नंबर देंगे। आपने किताबी भाषा लिखी है, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे आप? कोई भी उत्तर पूर्णतः सही नहीं होता है, लेकिन जब टीचर को लगेगा कि बच्चे ने अपने मन से लिखा है तो आप जो है अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। जो चीज़ें आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट को, उसको अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको नंबर बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अध्ययन, शिक्षा और अनुभव से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान और अनुभव विद्या, मतलब अनुभव ही विद्या होता है। जैसे कि जादू, कोई विशेष कला और गुण आदि, विद्या शिक्षा का परिणाम होता है। इसका आशय है कि अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, परिणाम कुछ सीखते हैं और कुछ अनुभव होता है, पर बहुत सारी चीज़ों को हम भूल भी जाते हैं। इन सब के बावजूद भी जो कुछ रह जाता है वही विद्या है। विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या, शिक्षा का अर्थ वेदों में विद्या से ही लिया जाता है, ठीक है। तो विद्या एक प्रकार से जो होती है वो हम पहले अध्ययन करते हैं, फिर हम शिक्षित होते हैं, फिर हम उसको अनुभव में लाते हैं, फिर उसको एक प्रकार से हम व्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंट भी दूसरों के समक्ष कर देते हैं। तो विद्या वही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है विद्या के प्रकार बताएं। देखिए, मुंडक उपनिषद, उपनिषद वैसे कई हैं जिनमें मुंडक उपनिषद बड़ा फेमस उपनिषद माना जाता है। तो मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्या 2 प्रकार की होती है, एक होती पराविद्या और एक होती अपराविद्या। हमने अभी इसके बारे में, पराविद्या जो है वो एक प्रकार से आध्यात्मिक विद्या कही है जिसमें वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, ग्रंथ ये सब पढ़े जाते हैं। अपराविद्या में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, रसायन शास्त्र, फिजिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब आपको पढ़ा जाता है, ठीक है। जिस विद्या से ब्रह्म ज्ञान या अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती, भगवान के बारे में जो होती है वो पराविद्या कही जाती है। इसी तरह से जिस विद्या से लौकिक ज्ञान यानी पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, उसे अपराविद्या कहा जाता है। इसी अपराविद्या को आधुनिक काल में विज्ञान कहा जाता है। तो अपराविद्या विज्ञान है और पराविद्या जो है वो अध्यात्म है, ठीक है। तो इसको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप बांट करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षण की परिभाषा दीजिए, अथवा 2022 में प्रश्न पूछा गया, शिक्षण क्या है? शिक्षण माने क्या होता है? शिक्षण माने क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना है, ट्रेनिंग देना, ठीक है। शिक्षण, देखिए शिक्षण को विद्वानों ने निम्नवत परिभाषित किया है। मैन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण होता है। शिक्षण बताना नहीं होता कि किसी को लेक्चर दे दिया, आपने उसका प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण मतलब कि उसको करके दिखाया भी, जो चीज़ें आपने बताई उसको करके दिखाया भी। रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक प्रकार से टीचिंग जो है वो शिक्षण है, और प्रशिक्षण ट्रेनिंग होता है। तो टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों एक प्रकार से डिफरेंस चीज़ें हैं। टीचिंग में आप एक प्रकार से लेक्चर देते हैं, किसी को बताते हैं, किसी चीज़ को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो होती है आप उसको बच्चे से करवाते भी हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये हो गया। अब प्रशिक्षण आ गया, क्या होता है प्रशिक्षण? देखें तो शिक्षण माने होता है टीचिंग और प्रशिक्षण माने होता है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण को स्पष्ट करते हुए मेंडल महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ नए काम के लिए पुनर्वलोकन करना, यानी एक प्रकार से कोई नया काम करना तो दोबारा से उसको ध्यान में लाना। वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और चतुरता का विकास और भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी होता है, यानी जो भविष्य में आने वाले तमाम प्रकार के उत्तरदायित्व, तमाम प्रकार के जो है समस्याएं हैं तो उनके समाधान के लिए, उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए हमको एक प्रकार से प्रशिक्षित होना जरूरी होता है। जैसे कि आप देखते हैं जब किसी पुलिस की भर्ती होती है तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आने वाले समय में एक प्रकार से आपको उसी चीज़ में आ जाना है तो उसकी ट्रेनिंग पहले होती है। आप टीचर बनते तो उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद में तब आप शिक्षण के योग्य बनते हैं। तो प्रशिक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, मतलब कि लिखता है, मतलब कि कह सकते हैं कि हम प्रशिक्षण की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि वह प्रबंध के द्वारा किया गया सचेत प्रयास होता है जिससे
कि कर्मचारियों को अपना काम सीखने और अपनी उपजीविका संबंधी विकास करने में सहायता प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के व्यक्ति जो होता है अपने काम को सीखता है और अपने काम को एक प्रकार जा करके फिर करता है। क्लियर? तो ट्रेनिंग जो होती है वही प्रशिक्षण होता है और टीचिंग जो होती है वही शिक्षण होता है। दोनों एक प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा का क्या अर्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में खूब दबा के पूछा गया है। शिक्षा का शब्द जो शिक्षा शब्द का संस्कृत के शब्द से बना हुआ है। संस्कृत का शिक्ष धातु है, उसी से शिक्षा बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यानी एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है शिक्षा, एजुकेशन का, जो कि लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। ठीक है, तो एडुकेटम से बना एजुकेशन, एजुकेशन से बना शिक्षा निकलता है। इसका अर्थ होता है आउट ऑफ या अंदर से, तथा डूको, तो ई मतलब कि एडू प्लस केटम, इन दोनों से मिलकर के बना एडुकेटम। एडू से मतलब होता है आउट ऑफ और केटम का मतलब होता है डूको। ठीक है, मतलब तो इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू लीड, यानी कि अग्रगति देना या आगे बढ़ना। तो अंदर से या जो आपके अंदर चीज़ें हैं उसको बाहर रिप्रेजेंट करना ही शिक्षा है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। अतएव शिक्षा का अर्थ होता है भीतर की शक्तियों को बाहर निकालना या बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उनके अंदर जो पावर है बच्चों के अंदर, उस पावर, उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टीज़ को एक प्रकार से प्रकट और विकसित करना ही शिक्षा होता है। यानी बालक की शक्तियों का, गुणों का एक प्रकार से उसका विकास शिक्षा के द्वारा होता है। और एक प्रकार से बच्चा एक प्रकार से अपनी चीज़ों को, जो उसके अंदर जानकारी है, उस जानकारी को शिक्षा के माध्यम से ही प्रकट करता है। अगर मैं शिक्षित ना होता तो आपको एक प्रकार से अपने अंदर जो जानकारी है उसको आपको ना बता पाता, आपको उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को और अच्छे तरीके से सरल भाषा में ना समझा पाता। क्योंकि मैं शिक्षित हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, और आप शिक्षित होंगे इसीलिए आप अपनी परीक्षा में अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा के माध्यम से आपके दिमाग में या आपके अंदर अंतर्निहित जो विचार हैं, अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, अंतर्निहित जो क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटीज़ को आप क्या करते हैं? आप उस क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाह्य प्रकटीकरण करते हैं, ऐसा बोले हिंदी में। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 2023 में क्वेश्चन पूछा गया महोदय। प्रश्न, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा गया है, एग्जाम में आपकी बार भी आएगा। संकुचित मतलब होता है दायरा में फिक्स होकर के, जैसे कि विद्यालय में जो शिक्षा आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सब शिक्षा के संकुचित दायरे, यानी एक सिलेबस, एक टीचर, इतना ही पढ़ना है, इतने समय तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये संकुचित दायरा हो गया शिक्षा का। ठीक है, संकुचित रूप से स्कूली शिक्षा को ही, मतलब संकुचित रूप से या संकुचित शिक्षा स्कूली शिक्षा को ही कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को, यानी कि एक स्कूल को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान की निश्चित विधि, यानी कि एक जैसे कि एक लेक्चर के माध्यम से एक सिलेबस फिक्स होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में, निश्चित समय में समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए बच्चे का। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है, शिक्षक मतलब कि टीचर का, और बालक का स्थान गौण होता है शिक्षा के संकुचित अर्थ में। शिक्षा के संकुचित अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित पंक्तियों में कुछ अन्य विद्वानों के विचारों पर प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे कि MS मैकेंजी कहते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से होता है। बिल्कुल इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं। संकुचित अर्थ मतलब क्या होता है? दायरा फिक्स हो जाना, लिमिटेशन में शिक्षा। तो शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों का, हमारी मतलब जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं उनके विकास, उनका डेवलपमेंट, और उनमें जो शक्तियाँ हैं उनमें सुधार हो और अच्छी शक्तियों के लिए तैयार हो, उसके लिए चेतनापूर्वक किया गया जो प्रयास होता है वही शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ के साथ साथ शिक्षा का व्यापक अर्थ भी होता है। देखिए, शिक्षा का व्यापक अर्थ जैसे कि आपका जो अनौपचारिक शिक्षा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। आप जब से व्यक्ति जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक मर नहीं जाता तब तक जो है बच्चा हरदम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मनुष्य कभी एक प्रकार से पूर्णतः शिक्षित नहीं हो पाता, चाहे वो कितना बड़ा ही ज्ञानी क्यों ना हो। हर व्यक्ति एक प्रकार से अधूरा ही रहता है, और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पूरा होता है। लेकिन पूरा शिक्षा अगर सोचे कि कोई शिक्षा का अंत कर दे, दैट इज इम्पॉसिबल। शिक्षा का अंत होता ही नहीं है। शिक्षा का संकुचित अर्थ का तो आप अंत कर देंगे, PhD वगैरह करके आप खत्म कर देंगे, लेकिन आप जो है जब तक मर नहीं जाओगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। वो भी एक शिक्षा है, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, व्हाट इज कल्चर? 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखें,
संस्कृति शब्द अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कल्चुरा शब्द से बना हुआ है। जर्मन में या कल्चर कहा जाता है, ठीक है। जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, कल्चर कहते हैं जर्मन भाषा में। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, सुधरी हुई स्थिति। संस्कृति या कल्चर तब बनती है जब एक प्रकार से कोई परंपराएं लगातार चलती रहती हैं और उसमें चेंजमेंट करके वो समाज के योग्य हो जाती हैं, तो संस्कृतियाँ वही बन जाती हैं। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जैसे कि मान लेते हैं ये रिमोट है, ये भौतिक संस्कृति का अंग है, ये कंघी है, भौतिक संस्कृति है, ठीक है। ये आपकी पुस्तक कोई हो गई, भौतिक संस्कृति। चार्जर, मोबाइल, ये पेन है, भौतिक संस्कृति। डिजिटल बोर्ड, भौतिक संस्कृति। कैमरा, भौतिक संस्कृति है, ठीक है। स्टैंड, भौतिक संस्कृति है। टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, वो सब भौतिक संस्कृति का अंग है। अब पहले आप बेना हाँकते थे, हैंड फैन नहीं होता था, फिर आपने पंखा का आविष्कार किया, तो संस्कृतियाँ लगातार बढ़ रही हैं ना, ठीक है। और इस तरीके से फिर एसी बन गई, ठीक है, कूलर बना, एसी बनी। अब आप देखते पहले टीवी बनी, सीडी बनी, अब आप देख रहे हैं कि एलईडी बन गई, ठीक है, एलसीडी बन गई, जिसमें आप देख रहे हैं कैसेटें नहीं लगानी पड़ती है, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें आ रही, यूट्यूब भी चला लो उसी में, ठीक है। हर एक चीज़, पहले हम लोग चाक से और स्याही पर पढ़ाते थे, ठीक है, पढ़ते थे, छुही हुई लगा करके पढ़ते थे, सेठक डंडा लेकर के। फिर व्हाइट बोर्ड आ गया, मार्कर से लिखा जाने लगा। अब फिर डिजिटल बोर्ड आ गया कि मार्कर की जरूरत नहीं, कोई स्याही वही डालो चाहे ना डालो, ख़त्म मामला सब। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से उन्नति तो हो रही, तो संस्कृति का भौतिक पक्ष एक प्रकार से बढ़ रहा है। एक होता है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति जिसको आप देख नहीं पाते, इसको आप छू नहीं पाते हैं, मतलब कि जैसे आपके विचार, आपका ज्ञान, ठीक है, आपका एक प्रकार से जो मूल्य होते हैं, वो आपके नियम कायदे, आपकी परंपराएं, ये सब एक प्रकार से क्या होती हैं, ये सभी एक प्रकार से अभौतिक संस्कृति के अंग हैं। तो संस्कृति आपके समझ में आ गई कि क्या होती है। तो संक्षेप में संस्कृति मनुष्य के सीखे हुए अच्छे व्यवहारों को ही संस्कृति कहते हैं, यानी मनुष्य जो अच्छे व्यवहारों को सीखता है, जो गुड बिहेवियर होते हैं, उन्हीं को एक प्रकार संस्कृति कहते हैं। टेलर नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा कि संस्कृति वह संश्लिष्ट अभियोजना है जिसमें समाजगत ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, रस्म रिवाज तथा लोगों की सभी प्रकार की क्षमताएं और आदतें भी शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये संस्कृति होती, कल्चर होता है। तो मैंने दोनों कल्चर के पक्ष बता दिए, भौतिक भी और अभौतिक भी, आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं जो लिखा है वो चीज़ें तो आपको बता ही रहा हूँ, बाकी आपको अपनी तरफ से आपको सरल भाषा में चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ और जब भी आप एग्जाम में जाएँ तो आप लिख करके आएँ, अच्छा लिख करके आएँ। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चले आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, सांस्कृतिक धरोहर किसे कहते हैं? सांस्कृतिक धरोहर लोगों को उनके मूल्यों, उनके मानदंडों, विश्वासों, रीति रिवाजों और पवित्र संस्थानों मतलब कि संसाधनों से जुड़ने की स्वीकृति देता है और साथ ही समुदायों को अपने पूर्वजों और अतीत को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है। धरोहर कुछ चीज़ें होती कि प्राचीन काल में हमारे दादा की कुछ चीज़ें थी जो आज रखी हुई हैं। जैसे हमारे खानदान में एक थे, उनका नाम था गोंदेदास शुक्ल। गोंदेदास शुक्ल की अगर बात की जाए तो गोंदेदास शुक्ल हमारे बहुत पुराने मतलब की थे। उनका एक शंख है, वो धरोहर के रूप में अभी रखा हुआ है। शंख इतना बड़ा शंख है, किसी दिन आपको दिखाऊंगा, इतना बड़ा शंख है। उसको मेरे पिताजी जब कथा बाँचने जाते हैं सत्यनारायण जी की, मेरे पिताजी पंडित जी हैं, मैं भी पंडिताई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पिताजी जब शंख बजाने जाते हैं वो, तो वही बड़ा वाला शंख लेकर के जाते हैं बजाने के लिए, और वो केवल वही बजा पाते हैं, हम लोग नहीं बजा पाते हैं उसको, क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो शुरुआत से ही उनको पूरा रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ आप उनको ऐसे बैठे बैठे सुन लो, जो जहाँ से मन कहे वहाँ से पूछो। राधे श्याम रामायण जो था उसकी सब गीता वगैरह के तमाम श्लोक आप उनको जबानी रटे हुए मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत उच्च क्वालिटी के ज्ञानी हैं। अब उन्हीं से जो कुछ ज्ञान संस्कृत का मिला, मुझे मिला थोड़ा बहुत, चूँकि जो समय उनके साथ भागवत में बीता उससे एक प्रकार से मुझे ज्ञान मिला। तो अतीत को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति कौन देती है? धरोहरें देती हैं। तो धरोहर के रूप में मैंने बताया, शंख वाला उदाहरण दिया। एक पूरे राष्ट्र के मामले में ये मूल्य आपसी सीमाओं मतलब अपनी सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक संपत्ति की उपस्थिति से पहचान और एकता की भावना को बढ़ाते हैं। तो ये धरोहर होती है। प्रश्न पूछा नहीं गया, पूछा भी नहीं जाएगा धरोहर को लेकर के। सांस्कृतिक धरोहर और शिक्षा का के बीच में क्या संबंध है, ये जरूर पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए, सामाजिक समूह संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोन्नति यानी कि उसके विकास और उसकी रक्षा शिक्षा के माध्यम से ही की जाती है। यानी सांस्कृतिक समूह जो होता है
मतलब सामाजिक समूह संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा एक प्रकार से करता है, क्योंकि उसको पता है। और कब होगा? जब समाज शिक्षित होगा तो जो धरोहरें होंगी उनके मूल्य को, उनकी वैल्यूज को समझा जाएगा। जब उनकी वैल्यूज और उनके मूल्य को समझा जाएगा तभी एक प्रकार से उसकी रक्षा करना संभव हो पाएगा। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समूह, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर की प्रोन्नति और रक्षा में सहयोग प्राप्त होता है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है जिसकी प्रोन्नति यानी जिसकी उन्नति और रक्षा का भार उसी पर होता है। समाज ही एक प्रकार से अपनी संस्कृति को एक प्रकार से बचाता है और सांस्कृतिक धरोहरों को आगे एक की पीढ़ी के लिए बचाने का प्रयास करता है। शिक्षा इस कार्य में योगदान देती है। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति और धरोहरों के बारे में विश्लेषण करके समझा जा सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो सांस्कृतिक धरोहर को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। मैंने आपको बताया था कि संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं, हस्तांतरित होती रहती हैं। यानी कि जैसे आपके पप्पा कुछ जानते थे तो आपको बताएंगे, अब आप कुछ जानते हो तो आप अपने बच्चे को बताओगे। तो यही संस्कृति का हस्तांतरण हुआ, यही सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण हुआ। ठीक है, तो शुरुआत मैंने कैसे की थी, कितनी जो है लो एनर्जी के साथ, लेकिन आप लोगों के एक प्रकार से साथ ने एक प्रकार से मेरे अंदर एनर्जी जो है भर दी। चलें, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। डराओ मत, सांस्कृतिक विरासत बड़ा लंबा शब्द है। मतलब यही है कि जो आपके दादाजी ने कुछ चीज़ें जानी होंगी वो आपके पिताजी को बताई होंगी, आपके पिताजी आपको बताएंगे कुछ चीज़ें, आप अपने बच्चे को बताओगे, आपका बच्चा उसके बच्चे को बताएगा। यानी यही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, बस और कुछ नहीं है। ज़्यादा भ्रमित मत होइए। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण प्रायः कला संग्रह और संग्रहालयों से जुड़ा हुआ होता है। यानी बहुत सारी संस्कृतियाँ जो होती हैं वो संग्रहालय से, मूर्तियाँ वगैरह हो गई, कलाकृतियाँ हो गई, वो संग्रहालय बनाए गए हैं, उस संग्रहालय में रख दिए गए हैं, तो वो रखे भी हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी और उससे सीखेगी। इसके देखभाल और प्रबंधन में जांच करना, परीक्षण करना, प्रलेखन प्रदर्शन करना, ये सब शामिल होते हैं। शिक्षा हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम सांस्कृतिक विरासत को जान पाते हैं। इसके माध्यम से हम आज अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को आज छोड़ने बनाए हुए हैं। हम आज भी वेदों के बारे में जान पाते हैं। वेदों के श्लोकों को आज भी पंडित जी लोग पूजा में बोलते हैं कि स्वस्ति न इंद्रो विध सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ठीक है, आज भी वो पढ़ते हैं, आनो भद्रा कर्तव्य यंतो विश्वतो आब्धासो अपरीता सा उद्भिदा। ठीक है, आज भी वो पढ़ते हैं कि क्या, गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गणपति गुंघवामहे। आज भी वो पढ़ते हैं एक प्रकार से क्या, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् बंधनान है। तो ये सब वेदों के ही श्लोक हैं। ठीक है, आज भी आप जानते हैं, ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहुराजान्य कर्ता ऊर्ध्वस्याः पादाभ्याम शूद्रोयता। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से ये चीज़ें आज भी मौजूद है। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हम शिक्षित होते गए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोगों ने बताता। जब वेद एक प्रकार से बने थे तो वेद चूंकि एक प्रकार से लिखे नहीं गए थे, चूंकि उस समय लिपियों का विकास नहीं हुआ था। तो आप सोचो, वेदों को लोगों ने याद करके दिमाग में बनाए रखा और बाद में जब लिपियों का विकास हुआ तो वेदों को लिपिबद्ध किया गया, लिपियों को लिखा गया, मतलब वेदों को लिखा गया। ठीक है, नहीं पहले, इसीलिए वेदों का एक नाम श्रुति भी है, श्रुति। ठीक है, वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुन सुन करके याद की गई हैं। ये एक ब्राह्मण जो थे, जैसे कि जो याद करते थे एक वेद को एक प्रकार से, ठीक है, दो वेद वाले द्विवेदी कहा गया, ऐसे ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें बता दी गई। ठीक है, हालांकि ये सब बाद में बता करके बताते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। जो गुरुकुल में शिष्य जाते थे पढ़ने, उनको वेदों का अध्ययन करवाया जाता था। उनको वेद एक प्रकार से लेक्चर के रूप में देते थे, लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में फिर बहुत बाद में लिपियों का विकास हुआ है। ठीक है, फिर ब्राह्मी लिपि वगैरह आई हैं। उससे पहले भी कई भी लिपियाँ रही होंगी। लोग एक प्रकार से बस केवल लेक्चर देते थे और लोग सुनते थे। विद्यार्थियों में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। देखिए, विद्यालय शिक्षा शिक्षार्थी के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। बहुआयामी मतलब होता है चौतरफा विकास बच्चे का विद्यालय करता है। ठीक है, यह ज्ञान, संकल्पना, मूल्य और कौशलों, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट होती है व्यक्ति की, और व्यक्ति की जो वैल्यूज़ होती है उनको सामाजिक मूल्यों को समझने में और उनके स्किल डेवलपमेंट में विद्यालयी शिक्षा इंपॉर्टेंट होती, जरूरी होती है, जिनके द्वारा न केवल बौद्धिक विकास होता है बच्चों का, अपितु शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऐसे तमाम प्रकार के डेवलपमेंट एक प्रकार से बच्चों के स्कूल जाने से होते हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे। तो यही है एक प्रकार से विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव मूल्य क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, अथवा मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ह्यूम और सिजबिक कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ के सहज बोध को मूल्य कहा जाता है। अर्बन कहते हैं कि मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करता है। जेम्स वार्ड कहते हैं कि मूल्य को इच्छाओं की संतुष्टि करने वाली वस्तु मानते हैं। हाफडिंग के अनुसार मूल्य वस्तु अथवा विचार में निहित वे गुण है जिनसे तत्कालीन संतुष्टि मिलती है अथवा उसे संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। कुल मिलाकर के मूल्य की यह परिभाषा विद्वानों ने दी अपने अपने हिसाब से। मूल्य क्या है, वैल्यू। अब समाज में कुछ वैल्यू होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, कुछ वैल्यू एक प्रकार से पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव वैल्यू एक प्रकार से आपको अच्छा करने के लिए नैतिकता की तरफ प्रेरित करती है। नेगेटिव वैल्यू आपको एक प्रकार वैसे नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है, मतलब उसको वैल्यू नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए जैसे चोरी करना समाज के दृष्टिकोण से नेगेटिव वैल्यू है, या उसको एक प्रकार से मतलब कि वैल्यू नहीं माना जाता। तो समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ कायदे होते हैं, तो उन कायदों में रहना, ठीक है, ही क्या होता है, समाज के नियम कायदों को फॉलो करना ही उसके मूल्यों को फॉलो करना। समाज की कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू में एक प्रकार से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी जानकारी हमको मिलती है मूल्यों के माध्यम से। तो मूल्य वही है जिसको करने से हमको संतुष्टि मिलती है, जो सामाजिक मूल्य है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, हमको संतुष्टि मिलती है, हमको एक प्रकार से एकदम से पूर्णता का अनुभव करते हैं कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तो मूल्य हमको ये बताते हैं, सामाजिक मूल्य, कि समाज के दृष्टिकोण से, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन बताता है, सामाजिक मूल्य बताते हैं, सोशल वैल्यूज ही हमको बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, डाल्टन प्रणाली के सिद्धांतों को लिखिए अथवा डाल्टन प्रणाली के सिद्धांत के बारे में बताएं। देखिए, इस प्रणाली के निम्न सिद्धांत है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है विषयों की प्रयोगशालाएं। पहली बात तो डाल्टन जो प्रणाली है शिक्षा की, उसमें बताएगा कि बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए, टीचर को केंद्र में रख करके नहीं। बालक की रुचि क्या है, बालक का इंटरेस्ट क्या है, बालक क्या पढ़ना चाह रहा है, बालक की क्वालिटी कैसी है, बालक के अंदर कितनी क्षमता है, क्या पढ़ सकता है, बालक क्या नहीं पढ़ सकता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके तब बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, ये डाल्टन महोदय कहते हैं। इसके अलावा विषयों की प्रयोगशालाएँ, हर विषय के लिए जो है प्रैक्टिकल का जो एक प्रकार से लाइब्रेरी है वो होनी चाहिए। कार्य के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि पहले जो शिक्षा आप दे रहे हैं उसको एक प्रकार शिक्षा जो आप बता रहे हो उसको करके दिखाओ बच्चे को। जब बच्चा देखेगा कि ये करना, तो एक प्रकार से चीज़ों को जान जाएगा, सीख जाएगा। ठीक है, मात्र लेक्चर से नहीं, अब छोटे बच्चों को एक प्रकार से काम करके आप उसको सिखाएं। चौथी बात, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रकार से जो है टीचर शिक्षित हो और साथ ही साथ बच्चों को एक प्रकार से खुद ही शिक्षित करने के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे। पूर्ण स्वतंत्रता, बच्चों को एक प्रकार से कंट्रोल में नहीं रखना है, स्वतंत्र कर देना। बच्चे जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं उसी दिशा में उनको धकेल दे दो। ठीक है, शिक्षक पथ प्रदर्शक है मात्र, यानी कि वो रास्ता दिखाने वाला है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, अब आपका जो मन है वो आप करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा कि ये सब आएंगे, अब आपको ही लिखना पड़ेगा, मैं आपकी कॉपी तो नहीं लिखूंगा आकर के। ठीक है, तो शिक्षक मात्र केवल पथ प्रदर्शक है, एक मार्गदर्शक है। सामूहिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, इस तरीके से डाल्टन प्रणाली के सिद्धांतों में ये तमाम प्रकार के पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं। अब ये दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा जा सकता है, डाल्टन प्रणाली की विशेषताओं को लिखें या उसके सिद्धांतों को लिखें। तो आप बाल केंद्रित शिक्षा एक हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। आप एक हेडिंग विषयों की प्रयोगशालाएं लिख सकते हैं, उसमें आप क्लेरिफिकेशन दे दीजिए चीज़ों का, प्रयोगशाला से केमिस्ट्री के लिए या और चीज़ों के लिए बच्चे को करके सिखाया जाए। तो इन सभी के लिए ये जो एक प्रकार से आपको 7 पॉइंट दिखे हैं, इनको आप एक जो है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप थ्योरी मतलब कि उसके हेडिंग के माध्यम से लेकर के आप उसको क्लेरिफिकेशन करके समझा सकते हो, दीर्घ उत्तरीय बना सकते हो, लघु उत्तरीय बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डाल्टन प्रणाली के 2 दोष बताइए। फटाफट से आप बताएंगे डाल्टन प्रणाली के क्या दोष रहे। 2 दोष बेसिकली। पहला दोष ये रहा डाल्टन प्रणाली का कि व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया गया। व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया गया। इसमें इस प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षण पर आवश्यकता से अधिक बल दे दिया गया। फलस्वरूप बालकों में सामूहिक रूप से कार्य करने की जो भावना है उसका समुचित विकास नहीं हो पाया। सामूहिकता पर तो बल देता है लेकिन व्यक्तित्व पर ज़्यादा मतलब कि पर्टिकुलर बच्चों को क्या चाहिए उस पर विशेष फोकस किया, इसीलिए बच्चे ग्रुप बाजी एक प्रकार से नहीं कर पाए या बच्चे सामूहिक शिक्षा के बारे में नहीं जान पाए। ठीक है, उनमें स्वार्थ और अभिमान हो जाता है बच्चों में कि हम ही जो हैं हम हैं। ठीक है, यानी एकता का जो बल या यूनिटी एक प्रकार से जो बोला नहीं था कि एकता में बल है, इस सिद्धांत को एकदम से ही डाल्टन प्रणाली फॉलो नहीं करती है। तो इससे बच्चों में अभिमान की भावना उत्पन्न मतलब अंकुरित हो सकती है। इस वजह से ये पहला दोष हो गया।
दूसरा दोष है अध्यापकों की स्वतंत्रता का अभाव है इसमें, ठीक है। इस पद्धति में बालकों को तो स्वतंत्रता मिल जाती है डाल्टन प्रणाली में, लेकिन टीचर को एकदम से स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, टीचर को एकदम से स्वतंत्रता उनकी समाप्त कर दी जाती है। फलस्वरूप हुए अपना मतलब कि अधिकतम मतलब अत्यधिक समय लेखा को बनाने में लगाते हैं, यानी कि कोई कैसे पढ़ाना है, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। अब दिना भर एक प्रकार से बच्चे के दिमाग में सोच रहे बच्चे क्या पढ़ेंगे, ऐसा है वैसा दुनिया भर का सोचेंगे, तो वो एक प्रकार से अपने ऊपर अध्ययन नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। बालक को अपनी इच्छा अनुसार निर्देश नहीं दे पाते बच्चे। कभी कभी क्या मतलब कि टीचर कभी कभी क्या होता है कि इतने नियम कायदे बना दिए जाते हैं कि बालक एक प्रकार से क्या है गलती कर रहा तो उसको डांटने का अधिकार टीचर को नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से ये थोड़ी सी दोष युक्त है इसकी डाल्टन प्रणाली की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मांटेसरी, मेरिया मांटेसरी जो है, डॉक्टर मांटेसरी जो है, इनकी प्रणाली जो है, इनके द्वारा आप देखते हैं मांटेसरी स्कूल आजकल चलते हैं भारत में, तो इन्हीं के नाम से चलते हैं। तो डॉक्टर मांटेसरी ने रोम में मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा में शिक्षण विधियों के संबंध में अनेक प्रयोग किया। यानी जो ऐसे बालक जो मंद बुद्धि हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो जिनकी बुद्धि कम काम करती है, जो चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, उनके अनुभव की सफलता के आधार पर एक नवीन शिक्षण विधि का निर्माण किया। उसे मांटेसरी विधि के नाम से जानते हैं। इसमें मंद बुद्धि बालकों को एक प्रकार से अच्छे तरीके से शिक्षा एक प्रकार से दी जाती है। मांटेसरी प्रणाली केवल मंद बुद्धियों के लिए नहीं बल्कि और भी एक प्रकार से बच्चों के लिए बनाई गई, जिसमें ये बताएगा कि भाई जो बच्चे की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दो कि कक्षा 1 में कौन सा बच्चा रहेगा, कक्षा 2 में कौन सा जाने योग्य है, ऐसा। मांटेसरी प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा आपकी बार। देखिए मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांत निम्न है। पहला है आत्म शिक्षण का सिद्धांत, दूसरा है तार्किक अनुशासन का सिद्धांत, ठीक है। तार्किक अनुशासन मतलब कि अनुशासन हो, तर्क के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ज़्यादा दबाव ना हो, बस हो दबाव हो लेकिन ज़्यादा ना हो। आत्म शिक्षण का सिद्धांत यानी बच्चों को एक प्रकार से आत्म शिक्षण करवाया जाए, उनकी ट्रेनिंग मतलब उनकी टीचिंग खुद। व्यक्तिगत शिक्षा का सिद्धांत दिया, स्वतंत्रता का सिद्धांत भी है, मनोवैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। यानी एक प्रकार से बच्चों को एक प्रकार से स्वतंत्रता पूरी नहीं दी जानी चाहिए, बच्चों पर कुछ अधिकार टीचर का और कुछ बच्चों का एक प्रकार स्वतंत्रता, दोनों के लिए एक प्रकार से बराबर इसमें बताई गई मांटेसरी में। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन और मांटेसरी प्रणाली के 3 समानता दोनों में बताएं। देखिए किंडरगार्टन की अगर बात की जाए तो इसमें पहली समानता यह है कि इस पद्धति में 3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है मांटेसरी मतलब कि किंडरगार्टन प्रणाली में। दूसरा, किंडरगार्टन प्रणाली में आंतरिक विकास के लिए उपहारों का प्रयोग किया था, ताकि बच्चों को कुछ गिफ्ट दे देते हैं कि इसे आप अगर ये करोगे, इतना नंबर लाओगे तो आपको 2 टॉफ़ी मिलेगी, 2 चॉकलेट मिलेंगे या आपको 100 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो इस तरीके से उनको कुछ इनाम अगर मिलेगा, आपको पेन दिया जाएगा, पेंसिल मिलेगी, तो उससे बच्चे काम करते हैं मतलब पढ़ते हैं अच्छे से। इसमें इंद्रिय प्रशिक्षण यानी कि जो सेंसस होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को एक प्रकार से जो है हाथ पैर नाक कान इन सभी का यूज कैसे करना है, इस पर विशेष बल दिया जाता है। किसमें भैया? किंडरगार्टन में। जबकि मांटेसरी शिक्षा प्रणाली में भी समानता आप देखने को मिलेगी। देखिए मांटेसरी में क्या होता है, इस पद्धति में 3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, एक समानता। इस पद्धति में उपहारों की भांति शिक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये भी समानता, उपहारों की बात भी मांटेसरी भी करती हैं और किंडरगार्टन में भी किया जाता है। इसमें साथ ही साथ इसमें इंद्रिय प्रशिक्षण यानी सेंसस ट्रेनिंग पर भी विशेष बल दिया जाता है। यानी ये तीनों समानताएं आपको किंडरगार्टन और मेरिया मांटेसरी की शिक्षा प्रणाली में आपको दिखेंगी। दोनों का एक प्रकार से ये है सिद्धांतों में समानताएं। किंडरगार्टन प्रणाली का क्या अर्थ है? प्रश्न आपसे पूछा गया, किंडरगार्टन प्रणाली का क्या अर्थ है बताएं। किंडरगार्टन प्रणाली की अगर बात की है तो ये शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है किंडरगार्टन। 2 शब्दों से मिलकर के बना है किंडरगार्टन, पहला है किंडर और दूसरा है गार्टन, ठीक है। किंडर का मतलब होता है बच्चे तथा गार्टन का मतलब होता है बगीचा, ठीक है। इस प्रकार किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा। यानी कि एक प्रकार से बच्चे जब स्कूल में जाएं तो उनको स्कूल वाली फीलिंग कम, बगीचे वाली फीलिंग ज़्यादा आए। यानी उनको लगे एक प्रकार से वो खेल कूद रहे हैं, मौज मस्ती से एक प्रकार से मार रहे हैं, तभी एक प्रकार से बच्चे वहाँ पर रहेंगे और बच्चे चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। बच्चों को एकदम से कैदी की भांति जेल में बंद करने भांति स्कूल अगर रखेंगे तो बच्चे वहाँ पर नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन प्रणाली के 4 गुण बताइए, ठीक है, 4 क्वालिटी बताएं। देखिए किंडरगार्टन प्रणाली के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण है शिशु केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, यानी बच्चों को एक केंद्र में रख करके शिक्षा प्रणाली बनाई जाती थी। यानी कि किंडरगार्टन प्रणाली में बच्चों को एक प्रकार से बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें, बच्चों के अकॉर्डिंग सिलेबस। शिशु की शिक्षा की उपयुक्त प्रणाली, यानी कि हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से प्रणाली का प्रयोग किया गया। आत्मक्रिया के रूप में विकास पर बल दिया गया
और रचनात्मक कार्य और व्यापार की प्रधानता भी इसमें आपको दिखाई पड़ती है। किंडरगार्टन एक प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान देने का काम करता है, ताकि बच्चे एक प्रकार से बड़े हों तो एक प्रकार से व्यवसायी में कोई दिक्कत ना हो उनको कोई व्यवसाय करने में। ठीक है, आगे बढ़ते चीज़ों को जानने का प्रयास करते। एक बार वीडियो पर कि मैं अभी भी नए नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यूनेस्को के कार्य बताइए। देखिए, यूनेस्को की गतिविधियां लोकप्रिय शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ज्ञान की वृद्धि, विसरण और निरंतरता रखने तथा लोगों की आपसी समझ और ज्ञान की उन्नति के कार्य में सहयोग करने के व्यापक आदेश पत्र पर आधारित है। यूनेस्को एक संस्था है जो कि काम करती है हर एक क्षेत्र के लिए। संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, विशिष्ट अध्ययनों का संचालन, तथ्यात्मक सूचनाओं का वितरण, शब्द और चित्र के द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह को संवर्धन देता है। यूनेस्को व्यक्तियों व अन्य सूचना सामग्रियों के विनिमय यानी आदान प्रदान को प्रोत्साहन देता है। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की पुस्तकों का अन्य कलात्मक कृतियों से संरक्षण जैसे कार्य संपन्न यूनेस्को के द्वारा ही होता है। यूनेस्को विश्व की धरोहर को भी शामिल करता है। जो चीज़ें अच्छी होती हैं, चाहे साहित्य में, चाहे कला में, या कोई ऐतिहासिक चीज़ें, तो उसको एक प्रकार से शामिल कर लेता है यूनेस्को अपनी धरोहर में। तो इस तरीके से एक प्रकार से यूनेस्को एक ऐसी संस्था जो कि एक प्रकार से तमाम प्रकार के चीज़ों को सुरक्षित रखती है और आने वाली पीढ़ी के लिए बचाए रखती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन से भैया प्रश्न है, स्क्रेट का पूर्ण रूप क्या होता है, इसके कार्य बताइए। देखिए, SCERT इसका पूरा नाम होता है। एस का मतलब होता है स्टेट, सी मतलब होता है काउंसिल, ई का मतलब होता है एजुकेशनल और आर माने रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि स्क्रेट का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछता है। जिसका हिंदी में नाम क्या होता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या होता है, राज्य NCERT ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर देखें, NCERT का नाम सुने हैं, ऐसे ही SCERT होता है। SCERT ये राज्य के लिए होता है और NCERT जो होता है, यहीं पर आप लगा दो स्टेट के स्थान पर नेशनल, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये होता है आपका NCERT। ठीक है, और इससे राज्य स्तर पर होता है SCERT। क्लियर, तो ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। इसकी स्थापना जो हुई थी महोदय 1988 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। यह राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, यानी राज्य सरकार का ही इस पर कंट्रोल है, जो कि स्कूली शिक्षा विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। यानी जो राजकीय विश्वविद्यालय या राज्य स्तर के हैं उनके लिए सिलेबस तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं NCERT की पुस्तकें जो एक प्रकार से उच्च लेवल की संस्थाएं या जो केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय जो स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें NCERT की पुस्तकें चलती हैं। पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ये सब एक प्रकार से SCERT करता है राज्य स्तर पर। यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से रिलेटेड नीति आदि मामलों पर सलाह भी देता है, यानी राज्य सरकार को बताता है कि आपको स्कूल में क्या सुधार करना चाहिए, कैसे कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। NIOS का पूरा नाम क्या है। NIOS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा, इसको आप NIOS बोलते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता बताएं, इसी की। देखिए, NIOS संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं वोकेशनल कोर्स में। इसके साथ एक भाषा संबंधी विषय भी आपको चुनना अनिवार्य होता है। प्रवेश लेने वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा इसमें नहीं निर्धारित की गई है। तो इस तरीके से ये होता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा, जिसमें आप एक प्रकार से वोकेशनल कोर्स करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको आप बोलते हैं NCTE, इसकी स्थापना एवं कार्य बताइए। अथवा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद मतलब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद बेसिकली है, जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, NCTE। ठीक है, तो
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अंग्रेजी में बोलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटी बोलते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त को 1995 में करी गई थी। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उत्तरदायित्व तो भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं और धाराओं की स्थापना और निरीक्षण करना होता है। तो ये एक प्रकार से टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए, टीचर को बताने के लिए कि कैसे कैसे क्या पढ़ाना है, इसके लिए बनाई गई संस्था है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से यूजीसी के 2 उद्देश्य लिखिए अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य बताइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आप जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आप शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी बोलते हैं। यूजीसी नेट वगैरह की परीक्षाएं भी एक प्रकार से कंडक्ट करवाता है। हालांकि यूजीसी एक संस्था है, बाकी एनटीए करवाता है, लेकिन यूजीसी नेट आप देखते हैं तो ये विश्वविद्यालयी स्तर पर शिक्षा को लेकर के जो अनुदान वगैरह देना होता देता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विश्वविद्यालयों को परामर्श देना, विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को समान रखने और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर केंद्रीय सरकार को परामर्श देना, एक प्रकार से ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रकार से लक्ष्य होता है। आप देखें, पहले जैसे बीएचयू का अलग प्रवेश परीक्षा होती थी, जेएनयू की अलग, एएमयू मतलब कि एएमयू की अलग, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अलग, ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अलग अलग जो है टेस्ट होते थे परीक्षा प्रवेश के लिए, मतलब कि प्रवेश परीक्षा होती थी प्रवेश के लिए। तो अब इसको एक प्रकार से यूजीसी ने क्या करवा दिया कि भाई अब एनटीए परीक्षा करवाएगी और सीयूईटी की परीक्षा होगी, और इसमें एक प्रकार से सारे के सारे एक प्रकार से जो मतलब कि जो कॉमन जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, ये एक प्रकार से क्या करेगा, सीयूईटी जो होगा, एक प्रकार से ये जितने भी देश के बच्चों को एडमिशन लेना है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, वो एक प्रकार से सीयूईटी की परीक्षा देंगे और उनके बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम या कोई भी एक प्रकार से बड़े कोर्सेज वगैरह आप परीक्षा दे करके अगर आप अच्छे क्वालिटी के हैं तो आप पास करेंगे और आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये एक प्रकार से यही से व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। IQAC का क्या मतलब है, इसका पूरा नाम क्या है? देखिए, IQAC का मुख्य कार्य है संस्थानों के समग्र प्रदर्शन में सचेत, सुसंगत और उत्प्रेरक सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करना। ये IQAC का एक प्रकार से कार्य होता है। अगला क्वेश्चन से AICTE का पूरा नाम क्या है? AICTE का पूर्ण रूप क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? AICTE का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसका पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न CBSE यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी CBSE की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आप बताएं। देखें, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1929 में हुआ था। आज़ादी के बाद पुनर्गठन इसका दोबारा 1962 में किया गया और 1989 में विधिवत स्थापना इसकी कर दी गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किसका? CBSE का। CBSE स्कूलों के लिए बेसिकली जानी जाती है, स्कूलों के पुस्तकें किताब वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, सिलेबस वगैरह तैयार करने के लिए। बाकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है विश्वविद्यालय स्तर पर काम करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जिसको आप UGC कहते हैं, 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना होती है। विश्वविद्यालय में शिक्षण करवाना हुआ, परीक्षा करवानी हुई, अनुसंधान के तमाम मानक में एक प्रकार समन्वय निर्धारण करना हुआ और रख रखाव करना हुआ विश्वविद्यालय की चीज़ों का। 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन इसको बना दिया जाता है। एक कानूनी तौर पर अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक प्रकार से एक वैधानिक संगठन है। इस आयोग में अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें सचिव, उच्चतर शिक्षा सचिव, सचिवालय और 8 अन्य सदस्य होते हैं। एक सचिव होता है, एक उच्चतर शिक्षा का अधिकारी होता है, एक सचिवालय होता है, मतलब सचिव होता है। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त इसमें कुछ नामांकित लोग भी होते हैं। इसमें भारत सरकार कुछ अपने तरफ से UGC में भेजती है। UGC संस्था में कुछ भारत सरकार के द्वारा लोग जाते हैं जो कि एक प्रकार सरकार का पक्ष रखते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड का मुख्यालय, मतलब मुख्य कार्य, राज्य में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है उसको आयोजित करवाना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित विद्यालयों को मान्यता भी देता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 10, 12
स्तर के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करना, पुस्तकें निर्धारित करना, ये भी काम उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ही करता है। जैसे कि आप देखते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड उत्तर प्रदेश का है नहीं एक, तो वही ठीक है। इस बोर्ड की स्थापना 1921 में संयुक्त प्रांत विधान परिषद के एक अधिनियम के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद में ही इसका मुख्यालय स्थित है और इसका जो उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड का मुख्यालय है, एक प्रकार से इसका क्षेत्रीय मुख्यालय भी आप देखते हैं बनारस वगैरह में स्थित है, बनारस में। इसने 1923 में अपनी पहली परीक्षा आयोजित करी थी। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। अगर इसका आपको PDF प्राप्त करना है, आपको कोर्स लेना है सभी सब्जेक्ट का, तो आप 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको कोर्स में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी हो जाएगी। तो फटाफट से SMS करके आप अपना नाम लिखेंगे कि हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और अब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके नाम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं कोई जो है ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से, किसी दुकान से जा करके भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोर्स ले लीजिए, आपके लिए विधिवत तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी आपको। फटाफट से नंबर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 91 61 93 60 62 का, और तुरंत SMS करें। पीछे देर ना करें, अभी तुरंत SMS करेंगे। मात्र 100 रुपये में एक प्रकार से आपको ऐड करवा दिया जाएगा। बाद में हो सकता है फीस बढ़ जाए तो फिर आप परेशान होंगे, तो आप तुरंत SMS करें, ठीक है। और मैं जहाँ तक है 100 ही रुपये एक प्रकार से आपके लिए रखूँगा, चूँकि आप मात्र 100 रुपये में ही सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपको PDF नोट्स तमाम सारे मिलेंगे। हर एक प्रकार से जो है सब्जेक्ट है आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस, मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगी। आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर और कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। आगे देखेंगे, देखें इंग्लिश का एक प्रकार से अगर आपको देखना है तो इंग्लिश की भी क्लासेस हो चुकी हैं। ये इंग्लिश की क्लास, जिसमें इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स का महासंग्राम रिवीजन क्लास, आप लोगों ने लगातार कमेंट किया कि गुरुजी आना चाहिए, मैंने इंग्लिश पढ़ा दिया, ठीक है। और ये लेक्चर आप देख पाएंगे कहाँ पर, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, ठीक है। कौन सा चैनल है? को करिकुलर मास्टर। या आप कोर्स लेंगे तो उसमें एक प्रकार से सबका मिल ही जाएगा लिंक। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर। यहाँ पर आपकी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी होगी, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की वीडियो, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको एक प्रकार से लिंक सेंड ही कर दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।